सभी को नमस्कार। आदरणीय महानिदेशक महोदय, आदरणीय रजिस्ट्रार और निदेशक प्रशासन महोदय, सर डायरेक्टर फाइनेंस सर, सहायक रजिस्ट्रार स्थापना, संकायों के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, स्कूल हेड्स, सेंटर हेड्स और एनआईआरडी के समस्त परिवार सदस्यों का मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू हो, मैं डॉक्टर एस.एन. राव जी से अनुरोध करता हूं कि वे महानिदेशक महोदय को शाल पहनाकर या शाल ओढ़कर जो है उनका सम्मान करें। आगे इसी प्रकार से जैसा अब कार्यक्रम को हम लोग गति देते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जीवन और कार्य जो है भारतवर्ष में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में भी जो है उन्होंने लोगों के लिए जो है सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों के प्रति जो है समानता दिलाने का जो है प्रेरणा हमें दिया है। इस महान विभूति को, महान सरस्वती पुत्र को और महान शिक्षाविद को मैं जो है नमन करते हुए महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे महान ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति को जो है माल्यार्पण करें, पुष्प अर्पित करें। आदरणीय महानिदेशक महोदय। उसी प्रकार दीप प्रज्वलित करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुभं करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते, दीपम ज्योति नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते, दीपम ज्योति। जी, महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अपने करकमलों से इस कंपेंडियम जो सार संग्रह है उसका विमोचन करें, लोकार्पण करें। आदरणीय महानिदेशक महोदय। अब मैं महानिदेशक महोदय डीजी सर से निवेदन करता हूं कि वे इस अवसर पर अपने उद्बोधन में हमारा मार्गदर्शन करें, ज्ञानवर्धन करें और अपने विचार रखें। आदरणीय महानिदेशक महोदय। रजिस्ट्रार इंचार्ज, माननीय फैकल्टी मेंबर्स और जितने भी हमारे सहकर्मचारी आज उपस्थित हैं, अंबेडकर जी के जितने भी विजय हुए हैं, अंबेडकर जी के जो भी देश के लिए उनके कंट्रीब्यूशंस हुए हैं, इन सारे चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनके जो दिखाए हुए पथ पर चलने के लिए, उनके जीवन से स्फूर्ति लेने के लिए हम हर वर्ष की तरह इस अंबेडकर जयंती का आयोजन भी आज कर रहे हैं। उस समय एक गरीब दलित परिवार से जो आए हुए अंबेडकर जी विदेश में जाकर के विदेश से कई डिग्री प्राप्त किए हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त किए हैं, इतने डिग्री प्राप्त किए, इतना पढ़ाई किए है। इसके अलावा वो कई भाषाएं जानते थे। इन सारों को जानते हुए इतने पढ़े लिखे व्यक्ति के मार्गदर्शन पे हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। उसी तरह से हमारा पढ़ाई लिखाई भी एनआईआरडी में होना चाहिए। दूसरी बार जब हम एकत्रित हुए थे अंबेडकर जयंती को ऑब्जर्व करने के लिए, उस दिन अंबेडकर जी का यह हमने पहलू देखा कि अंबेडकर जी एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता थे, संविधान के रचयिता थे। हमारे भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, इन्होंने विश्व भर के जितने कॉन्स्टिट्यूशन है उनके सबसे अच्छे पहलू ला करके हमारे संविधान में इन्होंने शामिल किया। तो जैसे कहते हैं संविधान का भी आज हम लोग देखते हैं कि हमारा एक
डेवलपमेंट फिलॉसफी हमारे संविधान में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देश कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, इन सारे चीजों का विवरण हमारे संविधान में है। हमारे संविधान सारे विभिन्न देशों के संविधानों के जितने अच्छे मूल्य है, अच्छे बिंदु है, उन सारे चीजों को हमारे संविधान में एकत्रित किए। इसलिए इन्होंने एकत्रित किया कि देश सबसे आगे बढ़े और देशों से हम लोग आगे बढ़े। तो यह सोच करके अंबेडकर जी ने हमारे संविधान में उत्कृष्ट जितने भी एस्पेक्ट्स थे, सारे विश्व भर के संविधानों का संकलन हमारा संविधान में लाए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है? हमें शिक्षा यह मिलता है कि अंबेडकर जी का परिकल्पना यह था कि देश सर्वोच्च बने, हमारा सबसे आगे बढ़े, दुनिया में सबसे आगे रहे, सबसे बेहतर कार्य हमारे देश में हो, सबसे बेहतर फिलॉसफी से हम लोग प्रेरित हो और आगे बढ़े। तो इससे प्रेरणा लेना चाहिए, हम कैसे हमारे देश को, हमारे इंस्टीट्यूशन को सर्वोपरि सर्वोच्च हम लोग बना सके, हमारे कार्य उसी प्रकार से होना चाहिए। तीसरी बार जब मिले थे पिछली वर्ष, तो हमने अंबेडकर जी के जो जीवन काल का एक विश्लेषण करने का प्रयास किया, किस तरह से वो एक गरीब दलित परिवार से उभर कर आए। उनके पिताजी हालांकि आर्मी में तैनात सूबेदार थे, उनके कई भाई थे, सबसे आखिरी बच्चा ये अंबेडकर जी थे। ये दलित परिवार से आने के बावजूद और कई कठिनाई हमने अपने जीवन में इन्होंने फेस किया। उनके माताजी बहुत ही उनके बचपन में ही गुजर गए। उसके बाद में उनके 15 वर्ष के आसपास में उनका शादी हो गया, तो परिवार को निभाना पड़ा उनको। ये सारे चीजों के बावजूद अंबेडकर जी इतना प्रगति किए, इतने कठिनाइयां उनके सामने थे, कठिनाई से कभी पीछे डरे नहीं, कभी पीछे हटे नहीं। इतने कठिनाइयों के बावजूद इतने अचीवमेंट्स अंबेडकर जी ने किया। ये हमें उससे शिक्षा मिलता है, कठिनाइयों से हमको डरना नहीं चाहिए। हर कठिनाई से हम मजबूत बनते हैं, सुदृढ़ बनते हैं। तो हर कठिनाइयों को एक हमें अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, एक चैलेंज की देखना चाहिए, न कि उसके सामने हम निराश होकर के गिर जाए। कठिनाई आया तो कठिनाई के आगे भी बढ़ेंगे, तो उससे आगे हम लोग निकलेंगे और हम अपने आप को सुदृढ़ बनाएंगे। कि अंबेडकर जी के जो दिखाए हुए मार्ग पर, उनके पथ पर हम किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि उनके जो उद्देश्य है उसको हम लोग आगे बढ़ा सके। मुख्यतः हमारे सेंटर फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, उस सेंटर के माध्यम से ये कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं। SN राव जी उसके हेड है और वो ज्यादा उसमें सक्षम है बोलने के लिए, फिर भी मैं कुछ शब्द आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। तो जैसे आपको विदित है, NIRD PR हमारा कार्य 3 मुख्य शब्दों में हम कह सकते हैं, हमारा जो भी पूरा कार्य प्रणाली है। एक हमारा शब्द जो हमारे कार्य को बतलाता है वो यह कि एक थिंक टैंक है। NIRD भारत सरकार का थिंक टैंक है। थिंक टैंक का क्या मतलब है कि जो गरीबों के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनके विकास के लिए जो भारत सरकार जो कार्य चलाता है, जैसे MG नरेगा है, NRLM सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इन कार्यक्रमों को और सुचारू रूप से हम कैसे चला सकते हैं, इन कार्यक्रमों में सुधार हम किस तरह से ला सकते हैं, ये थिंक टैंक के तौर पे NIRD का एक मुख्य हमारा कार्य रहता है, ताकि हम भारत सरकार को अपना सलाह मशुरा दे कि किस तरह से आप जो चल रहे कार्यक्रम है उनमें सुधार हम लोग ला सकते हैं, भारत सरकार किस तरह से ला सकता है। उसी तरह से कई वंचित परिवारों के लिए नए कार्यक्रम हम कैसे ला सकते हैं, तो वह भी एक हमारा थिंक टैंक का एक मुख्य कार्य रहता है। तो थिंक टैंक हमारा एक मुख्य कार्य का एक सेक्शन है। दूसरा जो हम काम करते हैं NIRD PR में, अब जैसे आप सारे लोगों को विदित है, NIRD को कहते हैं एपेक्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एपेक्स का क्या मतलब है? एपेक्स कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है? ये एपेक्स है, एक शिखर पर खड़ा है। किसके शिखर पे खड़ा है? 29 स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज और 90 एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर्स। जो कार्य हम लोग करते हैं उसका अन्वयन, उसके कॉपी सारे SIRD करते हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए,
उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी होने की, जो हमारा कार्यशैली एक मानक है SIRDs के लिए, एक क्वालिटी पर्सपेक्टिव हमारे हर कार्य में होना चाहिए। जो SIRD के लोग यहाँ पे आते हैं उसको देख करके उसका अन्वयन वो SIRDs में वो कर सके। तो दूसरा जो हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर वर्क ये है कि एपेक्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक थिंक टैंक है, दूसरा एपेक्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तीसरा जो कार्य हम करते हैं भारत सरकार के लिए डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट, जैसे DDU-GKY का हमारा विंग है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसके तहत हम लोग एक सेंट्रल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी के तौर पे काम करते हैं, जिसका ये मतलब है सारे देश भर में 20 स्टेट में जो ये कार्यक्रम चलाया जाता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, उसका मॉनिटरिंग का दायित्व NIRD PR पे है। हमारे कई हमारे जो एम्प्लॉयज है, कई लोग ये स्टेट्स में बटे हुए हैं, वहाँ पे ये DDU-GKY किस तरह से चल रहा है उसका मॉनिटरिंग का दायित्व उन पर है। इस तरह से हमारे जो काम है 3 प्रकार के हैं। एक भारत सरकार के लिए हम थिंक टैंक के तौर पे काम करते हैं, एक एपेक्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह हम लोग काम करते हैं, और डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्टिंग एजेंसी की तरह हम काम करते हैं। आज मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में हम लोग अपने फोकस्ड ट्रेनिंग कैलेंडर डेवलप किए हैं, जो भारत सरकार के इवॉल्विंग प्रायोरिटीज है, जो उनके लिए मुख्य मुद्दे जो है उन पे हम लोग फोकस करते हुए किस तरह से हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम चलाए, ताकि जो चलायमान जो कार्यक्रम है उनको सुचारू रूप से हम लोग इंप्लीमेंट करने का योगदान दे सकते हैं। तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रम जैसे MG नरेगा है, NRLM है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम है, सारे लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। उसमें भी हम लोग योगदान देते हैं। हमारे ट्रेनिंग्स को हम लोग बताते हैं भाई क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपना चाहिए, क्या क्या विभिन्न टेक्निक्स हमें अपनाना चाहिए, किन बिंदुओं पे हमें एम्फेसिस करना चाहिए कि सारे लोग, मतलब जो पिछड़े वर्ग है, वो सारे लोग भी रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज कार्यक्रम से लाभान्वित हो सके, उसका शिक्षा हम लोग यहाँ देते हैं। तो उस दिशा में हमने जो कार्यक्रम जो बनाए थे, पिछले वर्ष जो कार्यक्रम चले थे, उसका एक कार्यक्रम का नाम है इफेक्टिवनेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर डिप्राइव्ड कम्युनिटीज इन शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरियाज मतलब कई ट्राइबल एरियाज है, उनको शेड्यूल्ड एरिया कथित किया गया है। उन शेड्यूल्ड एरियाज में जो निवास करने वालों तक ये सारे रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज कार्यक्रम किस तरह से सुचारू रूप से पहुंच सके, उसकी ट्रेनिंग, उसकी शिक्षा हमारे SN राव साहब और उनके टीम ने दिया। सारे लोग देश भर के जो लोग आए उनको एकत्रित उनको करके उनको ट्रेनिंग शिक्षा दिए थे। और इफेक्टिवनेस ऑफ PVTG स्कीम फॉर डिप्राइव्ड कम्युनिटीज इन शेड्यूल्ड एरियाज। PVTG का मतलब है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब देश भर में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो पिछड़े हुए हैं, शेड्यूल कास्ट भी पिछड़े हुए, शेड्यूल कास्ट से भी आज के जमाने में और पिछड़े हुए अपने ट्राइबल कम्युनिटी है। इन ट्राइबल कम्युनिटीज को, उस ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी और भी बिल्कुल पिछड़े हुए क्षेत्र है, जैसे अंडमान के कुछ आइलैंड्स है, कुछ अपने जारवा वहां पे कहते हैं, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं। इस तरह से कुछ इलाके के जो ट्राइबल एरिया से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, उनको किस तरह से खान पान का भी उनको ज्ञान नहीं है, अपने बच्चों का किस तरह से देखभाल करे इस तरह का उसका भी अच्छा ज्ञान नहीं है। तो उस तरह के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में विकास कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हमने कार्यक्रम यहाँ पे चलाया था, इफेक्टिवनेस ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप स्कीम फॉर डिप्राइव्ड कम्युनिटीज इन शेड्यूल्ड एरियाज। इस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के विकास के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं और सरकारें क्या योगदान दे सकते हैं ताकि उनका उत्थान हो, उनका डेवलपमेंट हो, उस दिशा में ये कार्यक्रम हम चलाए थे। और एक कार्यक्रम जो चलाए थे, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स एंड सोशली सिक्योर एंड सोशली जस्ट पंचायत। जैसे मैं आप करा था, NIRD एक एपेक्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के शिखर पर है। तो किस तरह से हम अपने कार्यक्रम चलाते हैं, इन बाकी जो स्टेट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, हम ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के माध्यम से चलाते हैं। जो SIRDs है उनके ट्रेनर को यहाँ पे बुला करके उनका शिक्षा, उनका ट्रेनिंग देते हैं। हमसे यहाँ ट्रेनिंग लेकर के फिर वो अपने स्टेट में जाकर के वहां पे ट्रेनिंग लेते हैं। ये
कार्यक्रम तय। इसका इस प्रणाली को हम कहते हैं ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। उस ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम में हमने जो टॉपिक किया है सोशली सिक्योर एंड सोशली जस्ट पंचायत। पंचायत का क्या योगदान रहता है कि ताकि ये सुनिश्चित करके सोशल डेवलपमेंट अच्छा हो सारे पंचायत क्षेत्र में, और सारा पंचायत का काम जस्ट हो, सारे लोगों तक लाभ, पंचायत के कार्यक्रमों का लाभ पहुंच सके। तो उसका शिक्षा हम स्टेट के जितने भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है वहां से जो लोग आए हैं और SIRDs के फैकल्टी को हमने सोशली सिक्योर एंड सोशली जस्ट पंचायत इस ट्रेनिंग के माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया। दूसरा जो और एक कार्यक्रम जो चलाए थे कि ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, के जो ट्राइबल एरियाज है उनमें कई प्रकार के संसाधन मिलते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में तेंदुली मिलते हैं, यहाँ पे जैसे पत्तल बनता है, पत्तल का जो प्लेट बनता है उसका संसाधन मिलता है, उसमें से कैसे पत्तल के प्लेट बनाया जाए, इस तरह के कई प्रोडक्ट ट्राइबल एरियाज में बनते हैं। लैक मिलता है, कई चीज़ें मिलते हैं ट्राइबल एरियाज में, उनसे कैसे प्रोडक्ट बनाया जाए, उनके मार्केटिंग के लिए किस तरह से हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, उस प्रशिक्षण यहाँ पे दिए हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए तेलंगाना के गवर्नर भी पिछले वर्ष यहाँ पे आए थे, तो उनके आधार में कई 6 जो गांव थे, 6 पंचायतों के लोगों को यहाँ पे प्रशिक्षित किया किस तरह से हम लोग पत्तल के प्लेट बना सके। उसका एक उदाहरण ये था। तो उस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। NSAP कार्यक्रम को किस तरह से हम लोग रीडिजाइन कर सकते हैं, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो इसके तहत सारे गरीब और बूढ़े लोग व्यक्ति जो है ना, उनको पेंशन दिया जाता है भारत सरकार के माध्यम से। जो पेंशन दिया जाता है, जो पेंशन की योजना है, उसको किस तरह से हम लोग सुदृढ़ बना सकते हैं, उसको कैसे हम रीडिजाइन कर सकते हैं, इस पर गौर करते हुए हमने रीडिजाइन NSAP कार्यक्रम पिछले वर्ष हमने चलाया था। उसी तरह से ट्राइबल सब प्लान एक बनता है, जो जनजाति क्षेत्र में उनके विकास के लिए एक प्लान बनाया जाता है हर स्टेट में। उस प्लान के अच्छे प्रैक्टिसेस क्या है, अच्छे पहलू क्या है विभिन्न स्टेट्स में, उसको संकलित करते हुए एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट प्लान। तो ये भी एक कार्यक्रम यहाँ पे चलाए थे। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट, जो मैं आपको बताया था। तो इस वर्ष जो नए कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, उसी फोकस्ड ट्रेनिंग कैलेंडर के अप्रोच लेते हुए इस वर्ष जो कार्यक्रम चला रहे हैं वो यह है कि डिजिटल इंक्लूजन एंड रीचिंग द मार्जिनलाइज्ड, के मतलब अब हम कह रहे हैं कि गरीब तबके के लोग, जो पिछड़े हुए तबके के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, बैकवर्ड कास्ट हो, हैंडीकैप्ड हो, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी और उसके एडवांसमेंट से वंचित ना हो, उसको किस तरह से हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं, इसके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है डॉक्टर SN राव के ओर से। इस वर्ष चलाना है अभी पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस टू रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, मतलब जो रूरल एरिया ट्राइबल एरियाज में है उन लोगों के साथ में मिल करके किस तरह से पार्टिसिपेटरी प्लानिंग कर सकते हैं, लोगों को एक साथ में लेते हुए कैसे प्लानिंग करें, उस प्लान से कैसे लोगों का विकास कर सके, उसका एम्फेसिस पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, ये कार्यक्रम चलाया जाए है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम NIRD के ओर से हम लोग चला रहे हैं और हमारे फैकल्टी तो इस पे कार्य कर रहा है। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो अंबेडकर जी का जो सपना है उसको कुछ हद तक हम साकार बनाने के लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमें इसलिए सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जो प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है इतने कार्यक्रमों के माध्यम से सोच विचार करके जो कार्यक्रमों को हम लोग चला रहे हैं, उन कार्यक्रमों को सफल बनाने का दायित्व हम सारे लोगों पर है। और जैसे मैंने बताया है, सबसे उत्कृष्ट सेवाएं हमको देना चाहिए। ये अंबेडकर जी ने कहा कि देश को सबसे उत्कृष्ट बनाना है। देश सबसे उत्कृष्ट जब बनेगा, हमारे जैसे इंस्टीट्यूट उत्कृष्ट होंगे। उत्कृष्ट इंस्टीट्यूट जब बनेंगे, हमारा कार्य जब उत्कृष्ट हो, सबसे सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए। तो ये ध्यान करते हुए हमें प्रण लेना चाहिए अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूट के कार्य है उसको सर्वोपरि हम करेंगे और उसको सबसे उत्कृष्ट हम लोग कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का समारोह जो है, मुझे लगता है कि सचमुच में सार्थक हो गया है। अगर आप सभी लोगों का ज्ञानवर्धन हुआ है तो तालियां जो है बहुत कम बजी थी, एक बार तुम के तालियां जो है फिर से बजाई जाएं।
ऐसा कार्यक्रम की अंतिम औपचारिकता है धन्यवाद ज्ञापन। सर्वप्रथम मैं महानिदेशक महोदय का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि वे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे इस कार्यक्रम को जो है सफल करने में अपना योगदान दिया है। मैं उन सभी के प्रति धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूक नायका, मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्य तेजा तूच सकल न्यायदायका। क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूक नायका, मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्य तेजा तूच सकल न्यायदायका। जीवन तुझे आम्हास प्रेरणा, दाही दिशा तुझीच गर्जना, गर्जना भीमराया, माझा भीमराया, भारताचा पाया, माझा भीमराया, आला उद्धाराया, माझा भीमराया। स्पर्शिले तू ओंजळीने, खुले केले पाणी चौदार तळ्याचे, हक्क देऊन माणसाचे, केले सोने पीडितांच्या जीवनाचे। शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, मार्ग प्रगतीचा दाविला दिन, भीमराया, माझा भीमराया, भारताचा पाया, माझा भीमराया, आला उद्धाराया, माझा भीमराया। क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूक नायका, मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्य तेजा तूच सकल न्यायदायका। क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूक नायका, मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्य तेजा तूच सकल न्यायदायका। जीवन तुझे आम्हास प्रेरणा, दाही दिशा तुझीच गर्जना, गर्जना भीमराया,